चलिए, तो इसमें हम इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में आज हम लोगों की क्लास चलेगी इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में, ज्योग्राफी पार्ट 2 के, है ना। और लाइन बाय देखो, ये चैप्टर भी आपको समझने में आसानी होगा। क्यों आसानी होगा? क्योंकि आपने पार्ट 1 में वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव में आपने ये चैप्टर ऑलरेडी पढ़ लिया है। अब केवल हम आउटलाइन पढ़ते चलेंगे और इस चैप्टर का रिगार्ड जो है आपके बोर्ड में क्या है इसको हम समझते चलेंगे। इंटरनेशनल ट्रेड पर छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी को समझा जाए कि हार्बर क्या होता है। हार्बर इज अ प्रोटेक्टेड पार्किंग स्पेस ऑफ स्टोरेज स्पेस फॉर शिप and ship on the sea coast. It protects the ship from wave, storm and bad weathering condition. It is generally man-made. हार्बर क्या होता है? हार्बर को समझो, कोई भी बंदरगाह होता है तो हार्बर बनाया जाता है समुद्र से थोड़ी दूरी पर। जैसे कि मान लो मेन तो शिप वगैरह यहां रुकेगी, लेकिन इसको थोड़ा समुद्र से एक रास्ता देकर थोड़ी सी दूरी पर बनाया जाता है ताकि जो समुद्र की लहरें हैं वो शिप को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। अगर मेन ये ओशन पे सी कोस्ट पे बनेगा तो लहरें सी कोस्ट पे काफी तेजी से आती है। जैसे समुद्र की लहर है, कोस्ट पे काफी तेजी से टकराती है। जब सारी नाव कोस्ट पर खड़ी रहेंगी तो नाव भी उससे प्रभावित हो जाएंगी। इसीलिए हार्बर को थोड़ा सा अंदर बनाया जाता है। ये मैन मेड होता है, ये नेचुरल नहीं होता है। जब जहां भी पोर्ट्स वगैरह का निर्माण होता है वहां पे हार्बर वगैरह बनाया जाता है। ठीक है ना, ठीक है ना। आगे देखते हैं हम लोग। अब देखेंगे पोर्ट क्या होता है। पोर्ट के बारे में भी आपने पीछे पढ़ चुके हैं आप पिछले क्लासेस में। A port is a point on the coast where loading and unloading of cargo on ship is done. They can be man-made or natural. Ships load and unload commodities here. Mumbai port is the biggest port in India. पोर्ट क्या होता है? बंदरगाह क्या होता है? एक ऐसी जगह जहां पे सभी कार्गोस को लोड किया जाता है या बाहर से कोई कार्गो आ रहा है तो उसको अनलोड किया जाता है। कार्गो मतलब कोई भी सामान कंटेनर में भर के अगर आ रहा है तो यहाँ पोर्ट पर उसको लोड होगा या फिर अनलोड होगा। भारत में मुंबई का जो पोर्ट है वो सबसे बड़ा पोर्ट है। हिंटरलैंड, हिंटरलैंड का मतलब होता है ना जो पोर्ट वाला एरिया होता है, पोर्ट वाले एरिया से थोड़ी दूरी पे जो जगह होता है उसको हम कहते हैं हिंटरलैंड। ठीक है ना, इसको आप समझ लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन आंसर को देखते हुए पूरे चैप्टर को फिनिश करेंगे। पहला क्वेश्चन है, गिव 2 रीजन फॉर द इंक्रीज इन डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रेड इन इंडिया। 2 कारण बताना है जिससे हम ये जान सकें कि भारत में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का क्या वैल्यू है। कोई देश ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट कर रहा है तो इसका मतलब क्या है? ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है तो उसका मतलब हम किस सेंस में है? In 1950 to 51, India's external trade was worth Rs 1214 crore, which rose to Rs 44,29,762 crore in 2016 and 17. 1950 और 51 के समय में भारत का जो ट्रेड था, भारत का जो एक्सटर्नल ट्रेड था 1214 करोड़ था, जो कि बढ़ के 2016 और 17 के डेटा के अनुसार 44,29,762 करोड़ हो गया है। इसका मतलब भारत ने एक्सटर्नल ट्रेड के मामले में काफी ग्रोथ किया है। There are numerous reasons for the sharp rise in overseas trade, such as momentum picked up by the manufacturing sector, the liberal policies of the government, and the diversification of the market. ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप ध्यान दीजिएगा। ऐसा हुआ क्यों? इसके पीछे कई रीजन है। जैसे पहला रीजन गवर्नमेंट का लिबरल हो जाना, लिबरलाइजेशन। गवर्नमेंट का लिबरल होने का मतलब टैरिफ बैरियर्स कम लगाना या फिर टैक्स फ्री कर देना एरिया को, एक ये हो गया। एक जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो काफी जोर से काम कर रहा है, प्रोडक्शन काफी तेजी से हो रहा है। जब प्रोडक्शन तेजी से होगा तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी प्रभावित होगा। तीसरा रीजन हम देख सकते हैं मार्केट में भी बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिल रहा है। लोगों के एस्पिरेशन बढ़ रहे हैं। लोग आज देखो, आप ये नहीं कह सकते कि लोग एक ही तरह के चीजों के, एक ही तरह के प्रोडक्ट्स का काफी तेजी से इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने का लोगों का पसंद भी बढ़ते जा रहा है। मैं कह रहा हूं कि मैं नाइकी का शूज नहीं पहनूंगा, मैं रेड चीफ का शूज पहनूंगा, है ना। तो लोगों के नीड्स बढ़ रहे हैं, लोगों के डिमांड बढ़ रहे हैं, ये भी कारण है। The nature of India's foreign trade has changed over the year, though there has been an increase in the total volume of import and export. The volume of export continued to be higher than that of export
ड्यू टू द हाइक इन प्राइस ऑन द वर्ल्ड लेवल एंड डिक्लाइनिंग वैल्यू ऑफ इंडियन रूपी इन द वर्ल्ड मार्केट। देखो भारत में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों हो रहा है, लेकिन इंपोर्ट बहुत ज्यादा हो रहा है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है। कारण क्या है कि भारत का जो रुपीस है वर्ल्ड मार्केट में काफी नीचे है, अन्य देशों की अपेक्षा नहीं। अब ये मत कहना सर पाकिस्तान के भी अपेक्षा क्या भारत का रुपये नीचे है, नहीं, मतलब जो लोग काफी तेजी से एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं उन देशों में। एक रीजन और है कि जो विदेशों से सामान आ रहा है भारत में, वहां पे मास प्रोडक्शन हो रहा है, वहां पे टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा है, वो लोग ज्यादा प्रोडक्शन करके इंडिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनके जो सामान है उनके दाम काफी सस्ते पड़ रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है एक्सपोर्ट की तुलना में ज्यादा है। एक्सपोर्ट का ज्यादा होने का मतलब वो देश काफी डेवलप हो चुका है, बहुत ज्यादा सामान का उत्पादन उसके वहां हो रहा है, तभी तो एक्सपोर्ट हो रहा है। एक्सपोर्ट का मतलब कोई भी चीज आपके देश से दूसरी जगह आप भेज रहे हैं। इंपोर्ट अगर ज्यादा होने का मतलब आपके यहाँ डेवलपमेंट ज्यादा नहीं है, आपको किसी कमोडिटी की क्या है, नीड है, जब नीड रहेगी तो आप सामान बाहर से मंगाओगे ही। डिस्क्राइब द चेंजेस इन द कंपोजिशन ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट। थोड़ा सा हम देखेंगे क्या चेंजेस आए भारत के एक्सपोर्ट में। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सपोर्ट्स आर, क्या क्या हम एक्सपोर्ट करते हैं। पहला एग्रीकल्चरल गुड में हम क्या क्या करते हैं। द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड प्रोडक्ट हैज डिक्लाइंड वेयर शेयर ऑफ पेट्रोलियम एंड क्रूड ऑयल प्रोडक्ट एंड अदर कमोडिटीज हैव इंक्रीज्ड। Amongst the agricultural product, there is decline in the export of traditional items such as coffee, cashew, etc. Though an increase has been registered in the floriculture product, fresh fruit, marine product and sugar, etc. Agricultural product में देखो कि पहले हम लोग काफी चीजें जैसे गेहूं वगैरह हम लोग काफी एक्सपोर्ट किया करते थे, लेकिन अब उसमें डिक्लाइन हुआ है, अब उतना ज्यादा नहीं हो रहा। अब क्या हो रहा है, जैसे फ्लोरिकल्चर प्रोडक्ट ज्यादा हो रहा है। हम जैसे क्या कर रहे हैं, फ्रेश फ्रूट्स को हम कर रहे हैं एक्सपोर्ट, है ना, मैरीन प्रोडक्ट्स को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, चीनी को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मैन्युफैक्चर्ड गुड, मैन्युफैक्चर सेक्टर alone accounted for 73.6% of India's total value of export in 2016-17. Engineering goods have shown a significant growth in export. अब देखो हम लोग मैन्युफैक्चर को जो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स है उनको हम लोग ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तब के डेटा के अनुसार 2016 और 17 के डेटा के अनुसार लगभग कितना परसेंट, तो लगभग 73.6% हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। Ores and minerals, the share of ore and mineral manufactured goods have largely remained constant over a year from 2009 to 10, 2010 to 11 and 15 to 16 to 16 to 17. Gems and jewelry contributes a larger share of India's foreign trade. अब ores वगैरह हम बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ जेम्स और ज्वेलरी इसका एक्सपोर्ट हम करते रहते हैं। भारत में बहुत ही अधिक मात्रा में जेम्स और ज्वेलरी एक्सपोर्ट हो रहा है। थोड़ा देखते रहिएगा ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। अब हम देखते हैं हम लोग मंगाते क्या है बाहर से, कौन से आइटम को हम बहुत ज्यादा बाहर से मंगाते हैं, इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट का मतलब जब हम किसी अन्य देश से किसी भी सामान को अपने देश में मंगाते हैं तो उसको इंपोर्ट कहा जाता है। तो पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल ये हम बहुत अधिक मात्रा में मंगाते हैं। हमारे वहां भी मुंबई हाई जैसा एरिया है जहां से पेट्रोल क्रूड ऑयल वगैरह निकाला जाता है, पर उतनी अमाउंट में नहीं निकलता है कि हमारे वहां की नीड्स को पूरा कर सके। तो ईरान, सीरिया, है ना, सऊदी अरब जैसे देशों से हम ये पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल्स वगैरह मंगाते रहते हैं। कैपिटल गुड्स में ड्यू टू इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक सेक्टर द इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड इंक्लूड नॉन इलेक्ट्रिकल मशीनरी, ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चर ऑफ मेटल्स, मशीन्स, टूल, इंपोर्ट ऑफ फूड, अलाइड एंड प्रोडक्ट डिक्लाइन विद द फॉल इन द इंपोर्ट ऑफ एडिबल ऑयल। अच्छा ये थोड़ा सा याद रखिएगा, ये वाला इंपोर्ट ऑफ फूड एंड अलाइड प्रोडक्ट डिक्लाइन विद अ फॉल इन इंपोर्ट ऑफ एडिबल्स ऑयल, ठीक है ना, इस लाइन को याद रखेंगे। हम कुछ कैपिटल गुड्स भी मंगाते हैं, जैसे आप ये फोटो में देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे ऐसी चीजें जो मशीनरीज वगैरह से, टूल्स वगैरह से बनी हुई हैं, ये सारी चीजें भी हम बाहर से मार्केट से मंगाते हैं। जब से एडिबल ऑयल का डिमांड बढ़ा है तब से जो है कुछ फूड्स के और अलाइड प्रोडक्ट्स के भी इंपोर्ट काफी कम देखा गया है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बोलूंगा, है ना, याद रखिएगा, बाहर से लाया अंदर इधर से भेजा ये नहीं मैं कहूंगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आपको ध्यान देना है मैं क्या बोल रहा हूं। अदर प्रोडक्ट इंक्लूड पीएल्स भी हम बहुत अधिक मात्रा में मंगाते हैं, एंड सेमी प्रेशियस स्टोन, गोल्ड एंड सिल्वर, मेटालिफेरस ओर्स, मेटल स्क्रैप, नॉन फेरस मेटल, इलेक्ट्रॉनिक गुड एटसेट्रा ड्यूरिंग 2016 to 17। और कुछ अन्य प्रोडक्ट में जैसे कि सेमी प्रेशियस स्टोन हम मंगाते हैं,
नहीं होता है, कुछ पत्थर होते हैं जैसे नीलम वगैरह, ऐसे ही तरह के अन्य पत्थर भी मंगाते हैं, कुछ सोने चांदी भी मंगा देते हैं हम लोग, पियल्स वगैरह भी मंगाते रहते हैं। एक्सप्लेन द चेंजिंग पैटर्न ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडिया। इंटरनेशनल ट्रेड भारत का बताना है कि किस तरह से चेंज हुआ है, हमने व्यापार को किस तरह से बदला है, एक ओहदे पर लेकर गए हैं हम इंडियन मार्केट में। द नेचर ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड हैज चेंज इन रिसेंट ईयर। जैसे कैसे चेंज हुआ भारत में। The share of agricultural and allied product had declined, but share of petroleum and crude oil product and other product have increased. देखो, हमने भले ही एग्रीकल्चरल और अलाइड प्रोडक्ट में डिक्लाइन आया है व्यापार करने में, लेकिन हमने पेट्रोलियम वगैरह पे, क्रूड ऑयल वगैरह पे काफी तेजी से एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया है। The share of ore, mineral and manufactured goods have largely remained constant over the year of 2000। अब ये वाला टॉपिक आप पीछे पढ़ चुके हैं। मिनरल्स और मैन्युफैक्चर गुड में अभी कांस्टेंट है, अभी जितना व्यापार पहले होता था उतना व्यापार अभी भी हो रहा है। द एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट लाइक टी, कॉफी, स्पाइसेस, पल्सेस हैव डिक्लाइंड, बट एक्सपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट, देखो पहले जो हम कैश क्रॉप्स का एक्सपोर्ट किया करते थे जैसे टी, कॉफी, कॉटन, इन सब में डिक्लाइन देखा गया है। पहले बहुत अधिक मात्रा में होता था, लेकिन अभी उतना नहीं हो रहा। अभी क्या हो रहा है, फ्रूट्स, मैरीन प्रोडक्ट है ना, फ्लोरिकल्चर प्रोडक्ट, ये सारी चीजें काफी तेजी से बढ़ रही हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट भी लगभग 73.6% बढ़ गया। पीछे आप पढ़े हैं, ये सारी चीजें मैं आपको पीछे पढ़ा चुका हूँ। इंडिया डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड हैज आल्सो चेंज। ग्रेट ब्रिटेन वाज द बिगेस्ट बायर ऑफ इंडियन गुड्स। भारतीय सामानों को सबसे ज्यादा ग्रेट ब्रिटेन खरीदता है। Our trade increased with USA, Russia during the last decade. Now Japan is the biggest purchaser of Indian goods. हम यूएसए और रशिया के साथ भी अभी हाल के दशकों में हम काफी तेजी से व्यापार कर रहे हैं, पर एक खुशी की बात यह है कि जापान भी इंडियन प्रोडक्ट्स को बहुत ही अधिक मात्रा में खरीद रहा है। अब देखो यहाँ पे छोटा सा डायग्राम में दिया गया है कि भारत टॉप 10 ऐसी कौन सी चीजें हैं जो भारत इंपोर्ट करता है और टॉप 10 कौन सी ऐसी चीजें हैं जो भारत एक्सपोर्ट करता है। ये एग्जांपल आप याद रखिएगा ताकि आपको एग्जाम में लिखने के लिए काम आए। जैसे जेम, प्रीशियस मेटल, ऑर्गेनिक केमिकल, आयरन एंड स्टील, मिनरल फ्यूल, प्लास्टिक, मशीनरी इंक्लूडिंग कंप्यूटर, शिप्स एंड बोट्स। अब भारत एक्सपोर्ट क्या करता है, मिनरल फ्यूल, व्हीकल अदर देन रेलवे एंड ट्रामवे, मतलब कुछ व्हीकल्स भी, जेम्स, प्रीशियस है ना, फार्मास्यूटिकल, कोई विटामिन की दवा वगैरह, ये सारी चीजें, क्लॉथिंग, ऑर्गेनिक, आयरन स्टील। देखो आयरन स्टील दोनों में है, भारत एक्सपोर्ट भी करता है और इंपोर्ट भी करता है। India aims to double its share in the international trade within the next 5 years. It has already started adopting suitable measures such as import liberalization, reduction in the import duties, and delicensing and change the process of product patents. देखो प्रोडक्ट पेटेंट्स का मतलब क्या होता है ये समझना कि प्रोडक्ट पेटेंट्स का मतलब, जैसे मैंने ये पानी बनाया और ये पानी मार्केट में सबको अच्छा लग रहा है, तो अगर मैं इस पे अपना पेटेंट लगा देता हूं तो मेरे अलावा बिना मेरी जानकारी के कोई इसको बेच नहीं सकता है। अगर किसी को इसको बेचना है तो वो मुझसे क्या करेगा, वो मुझसे इसका फ्रेंचाइजी लेगा, मुझे पैसा देगा, मैं कहूंगा हाँ तुम इसे बेच सकते हो, तभी वो बेच पाएगा। बिना मुझसे पूछे बेचेगा तो ये कानूनी अपराध होगा। तो इस प्रोडक्ट में मेरा क्या हो गया, ये प्रोडक्ट मेरा प्रोडक्ट पेटेंट हो गया। बात समझ में आ रहा है। तो भारत जो है अब काफी लिबरल होना चाह रहा है कि भारत भी कोशिश कर रहा है कि अधिक अधिक चीजों को क्या किया जाए, एक्सपोर्ट किया जाए। तो ये वाला जो है इंपोर्ट पर भी भारत कुछ लिबरलाइजेशन कर रहा है, रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटीज, कुछ इंपोर्ट ड्यूटीज पे भारत रिडक्शन करते जा रहा है ना। ये जो प्रोडक्ट पेटेंट का सीन है इस पे भी भारत लिबरल होने की कोशिश कर रहा है। Why does India import edible oil and pulses in spite of being an agriculturally rich in country? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, ये आ सकता है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत एडिबल ऑयल और पल्सेस को इंपोर्ट क्यों कर रहा है, दूसरे देशों से क्यों मंगा रहा है, जबकि हम जानते हैं कि भारत एग्रीकल्चरली बहुत रिच है, भारत में खेती बहुत अधिक मात्रा में होती है, फिर भी हमें मंगाने की जरूरत क्यों पड़ रही है। तो थोड़ा सा यहाँ पे हमें सोचना पड़ेगा और इसका आंसर देना पड़ेगा। इंडिया इंपोर्ट एडिबल ऑयल एंड पल्सेस इन स्पाइट ऑफ बीइंग एन एग्रीकल्चरल रिच। कारण क्या क्या है, मोर डिमांड इन ड्यू टू रैपिड ग्रोथ इन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है भैया, 150 करोड़ हो गया है। जब 130 करोड़ 120 करोड़ था तब दिक्कतें होती थी, अभी तो 150 करोड़ हो गया है। मोस्ट ऑफ द कल्टिवेटेड लैंड अंडर फूड क्रॉप्स
देखो मोस्ट ऑफ द कल्टिवेटेड लैंड इज अंडर फूड क्रॉप, मैक्सिमम जो कल्टिवेटेड लैंड है ना वो फूड क्रॉप्स में है, जैसे कि गेहूं वगैरह बोया जा रहा है, चावल, मतलब ऐसी जो मतलब इजीली हो या अधिक से अधिक मात्रा में हो जाए। पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी ऑफ पल्सेस इज लो एज कंपेयर टू द क्रॉप, पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी भी हमारे वहां कम है, जितना एक हेक्टेयर में जितनी दाल होनी चाहिए उतनी दाल नहीं हो पा रही है। The package technology was not given for the promotion of pulses and oil seed production, so their production did not increase and desired amount। देखो ऑयल सीड पर और पल्स पे बहुत ज्यादा अमाउंट में जैसे सरकार ध्यान गेहूं और पैडी पर देती है, उस तरह इन सब फसलों पे नहीं ध्यान दे पा रही है ना। इसमें HYB सीड बहुत ही अच्छी क्वालिटी का नहीं आ रहा है, थोड़ा सा इसमें भी देखने को इसीलिए मिला है। रिस्की फार्मिंग ड्यू टू वल्नरेबिलिटी, फार्मिंग भी बहुत दिक्कत हो जा रही है, कहीं कीड़े आ जा रहे हैं तो कहीं मौसम खराब हो जा रहा है। इंक्रीज इन द परचेसिंग पावर ऑफ द इंडिविजुअल, लोगों की परचेसिंग पावर भी काफी इंक्रीज हो गई है ना। लोग किसी भी चीज को आसानी से खरीद ले रहे हैं, तो भैया जब सामान जल्दी से खरीद लोगे तो मार्केट में वो कम ही हो जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा इसीलिए भारत को, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 5 नंबर में या 6 नंबर में ऐसे पूछ लेगा। डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंट ऑफ सी रूट इन हैंडलिंग इंडिया फॉर, अब हम थोड़ा देखेंगे, ये बेटा थोड़ा समझने की कोशिश करना कि सी रूट का क्या महत्व है भारत के व्यापार में। तो बहुत ही बढ़िया महत्व है। सबसे बड़ी बात यह है, हम देखेंगे भारत का ये जो नीचे वाला साउथ इंडिया का जो हिस्सा है वो तीनों ओर से पानी से ढका हुआ है, ये पेनिनसुला है, इंडियन पेनिनसुला। इसको हम देखेंगे, यहां से हम अफ्रीका में व्यापार कर सकते हैं, इधर से हम पूरे मिडिल ईस्ट में व्यापार कर सकते हैं, रेड सी से होते हुए मेडिटेरियन सी से होते हुए पूरे यूरोप में व्यापार कर सकते हैं, और हम यहाँ भी इस वाले रीजन में, है ना, साउथ ईस्ट के रीजन में भी हम व्यापार, जैसे मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया तक हम व्यापार कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी चीज को एक्सप्लेन कर दिया गया। इंडिया इज सराउंडेड बाय सी फ्रॉम 3 साइड एंड ब्लेस्ड विद अ लॉन्ग कोस्ट लाइन, भारत के पास एक बहुत ही लंबा कोस्ट लाइन है, सोच लो गुजरात से लेके बंगाल तक एक बहुत लंबा कोस्ट लाइन है। इंडिया पोर्ट आर ऑल वेदर पोर्ट हैविंग गुड हार्बर फैसिलिटीज, भारत का पोर्ट हर एक सीजन में, हर एक वेदर में खुला रहता है। हमारे वहाँ हार्बर बहुत अच्छा है, हार्बर समझ में आ रहा है ना, जो लहरें आती हैं उनसे बचाने के लिए जो नावों को व्यवस्था की जाती है। मोस्ट ऑफ इंडिया इज फॉरेन ट्रेड इज कैरीड थ्रू सी, भारत का मैक्सिमम ट्रेड सी रूट के माध्यम से ही होता है। सी रूट एक्ट एज रिसीविंग पॉइंट ऑफ फॉरेन कंसाइनमेंट कमिंग टू इंडिया फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, कोई बाहर से कोई फॉरेनर, कोई फॉरेन से कोई कंसाइनमेंट आ रहा है तो सी रूट एक अच्छा माध्यम बनता है भारत में कंसाइनमेंट को उतारने के लिए। इंडिया सेंट्रली लोकेटेड बाय सी रूट विच प्रोवाइड चीप ट्रांसपोर्टेशन, पहली बात तो भारत जो सी रूट, जो भी वाटर रूट वगैरह होता है, ये ट्रांसपोर्टेशन का सबसे सस्ता साधन होता है, और चूंकि भारत तीनों ओर से पानी से ढका है तो हर एक देश में ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से इजीली सस्ते दामों पे हम सामानों को भेज सकते हैं और मंगा सकते हैं। अगर एयरवेज का साधन लेंगे तो हमारे लिए काफी एक्सपेंसिव हो जाएगा, तो ये चीप थोड़ा पड़ता है। What are the advantage of seaport? seaport का एडवांटेज क्या है, लाभ क्या है? What are they termed as gateway of international trade? इनको गेटवे ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड क्यों कहा जाता है? देखो अगर मैं इस पॉइंट को न भी पढ़ाऊं तब भी आप इसका आंसर लिख लेंगे, अगर आपने सी वगैरह पढ़ा है तो। लेकिन फिर भी हम चलते हैं, देखते हैं क्या सिस्टम है। सी पोर्ट एक्ट एज अ कलेक्शन सेंटर ऑफ कमोडिटीज फ्रॉम हिंटरलैंड फॉर फर्दर शिपमेंट टू फॉरेन डेस्टिनेशन। अच्छा देखो, कोई भी चीज अगर ट्रेड करने के लिए सी पोर्ट पे मंगाया जाता है तो पहले उन सामानों को हिंटरलैंड में उतारा जाता है। हिंटरलैंड का मतलब सी पोर्ट के पीछे वाला जो एरिया होता है, जहां बहुत बड़ा स्पेस होता है, हिंटरलैंड, है ना। पोर्ट एक्ट एज रिसीविंग पॉइंट ऑफ फॉरेन कंसाइनमेंट कमिंग टू ऑल इंडिया फॉर, अब पोर्ट जो होता है ना एक रिसीविंग पॉइंट की तरह काम करता है। कोई भी चीज विदेशों से आता है पहले पोर्ट पे उतरता है, उसके बाद पूरे भारत में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। पोर्ट आर द गेटवे फॉरेन ट्रेड एज दीज हैंडल एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। अब देखो पोर्ट को गेटवे फॉरेन ट्रेड क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों का हैंडल करता है। कोई चीज आपको बाहर भेजना है तो हम सी पोर्ट पे चले आते हैं लेकर, बाहर से मंगाना है तो सी पोर्ट पे जाकर रिसीव करते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट इज द बेस्ट वे टू ट्रांसपोर्ट हैवी एंड बल्की प्रोडक्ट एंड सी प्रोडक्ट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इट। अब देखो किसी भी ट्रांसपोर्ट को बेहतर तरीका में एक ही ट्रांसपोर्ट सिस्टम संचालित करता है, वो है वाटर ट्रांसपोर्ट।
जिसमें बहुत ही बड़ी भूमिका कौन निभा रहा है, सी पोर्ट, है ना। कनेक्टिंग द ग्लोबल ट्रेड मार्केट इन इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ ओशन शिपिंग। ग्लोबल ट्रेड मार्केट को कनेक्ट करना, एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट, दूसरे देश के पोर्ट पे लोग सामान ले जा रहे हैं। सी पोर्ट सपोर्ट द कोस्टल डिफेंस एंड सिक्योरिटी ऑफ अ कंट्री बेस्ड ऑन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड टेक्निकल मीन। अब भैया अब देखो कोस्टल डिफेंस को भी हम जो हमारे डिफेंस के लोग हैं वो भी अपने जहाजों को यहीं खड़ा करते हैं, तो ये हमारे पॉलिटिकल, राजनीतिक, आर्थिक और टेक्निकल मीन्स को भी महत्व देता है। सी पोर्ट कैन बी यूज्ड एज स्टोर हाउस ऑफ अ कार्गो। कोई बहुत अधिक मात्रा में कार्गोस आ रहे हैं, कार्गो कहो या कंसाइनमेंट कहो, कार्गो का मतलब किसी कंटेनर में ढेर सारा सामान भरा हुआ है और वो कंटेनर एक दो नहीं है, देखो कितनी अधिक मात्रा में, देखो कितने कंटेनर लादे हुए हैं, तो ये कार्गोस वगैरह हम यहाँ उतार देते हैं, तो ये एक स्टोर हाउस की तरह भी काम करता है। समझ में आ गया? तो ये आंसर भी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था। ये व्हाट स्टेप हैव बीन टेकन फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन पोर्ट्स। इंडियन पोर्ट को थोड़ा सा मॉडर्नाइज करने के लिए, थोड़ा सा एडवांस बनाने के लिए क्या क्या सिस्टम लिए गए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच यू आर गोइंग टू रीड। तो यहां से लेकर आगे आप जितना पढ़ेंगे वो सब का सब क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा और देखते भी रहिएगा। आगे चलते हैं, चलिए। ड्यू टू पार्टीशन इंडिया लॉस्ट टू वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट। कराची पोर्ट वेंट टू पाकिस्तान एंड चिटगांव पोर्ट वेंट टू ईस्ट वाइल ईस्ट पाकिस्तान, नाउ बांग्लादेश। देखो जब हमारे भारत में ना दो बहुत महत्वपूर्ण पोर्ट था, एक कराची पोर्ट जो पाकिस्तान में चला गया पार्टीशन के बाद, और एक चिटगांव पोर्ट जो ईस्ट पाकिस्तान में चला गया, जो जिसको हम आज के समय में बांग्लादेश कहते हैं। टू कंपनसेट द लॉसेस मेनी न्यू पोर्ट like the Kandla in the west and Diamond Harbour near Kolkata on river Hooghly in the east were developed. Despite of this setback, India port continue grow after. अब देखो इसी कमी को दूर करने के लिए हमारे भारत में पहले यहाँ देखो गुजरात के क्षेत्र में कांडला पोर्ट बनाया गया, और हुगली नदी पे यहाँ पे हमने कौन सा पोर्ट बनाया, हुगली नदी पे कौन सा पोर्ट बनाया हमने डायमंड हार्बर पोर्ट बनाया। हार्बर का मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग कि समुद्र है, अब मान हुगली नदी आकर समुद्र में मिल रही है, ध्यान से समझना, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से आपको ऐसे समझा दे रहा हूँ। मान लीजिए ये सी वाला एरिया है, ऐसे हुगली नदी आकर समुद्र में मिल रही है, तो इसी एरिया को काट हमने यहाँ पे हार्बर बना दिया, यहाँ से पानी की जहाज आई ऐसे नदी में घुसी और यहाँ पे हार्बर पे आकर खड़ी हो गई। तो ये हमने बैकअप के लिए ये हमने पॉइंट रखा। तो ये दो, और उसके बाद ये दो ही पोर्ट पे हम नहीं रुके, हमने धीरे धीरे पोर्ट्स का भी डेवलपमेंट करना शुरू किया। पहले ये दो पोर्ट, फिर आगे हमने कई सारे, जैसे मरमंगाव पोर्ट, पारादीप पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट, हमने कई सारे पोर्ट का निर्माण किया। मोस्ट ऑफ द पोर्ट आर इक्विप्ड विद मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत में मैक्सिमम पोर्ट ऐसे हैं जो काफी मॉडर्नाइज हो चुके हैं, काफी मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है। Previously, the development and modernization was the responsibility of government agencies, but due to increase in the function and need of bring this port according with the international port, private entrepreneurs have been invited to modernization of port in India. पहले शुरुआती दौर में पोर्ट्स का मॉडर्नाइजेशन कौन करता था, सरकारें करती थी। पोर्ट्स का निर्माण सरकार कर रही है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट सरकार कर रही है। लेकिन आज के समय में देखिए ना, नीड्स बहुत ज्यादा है पोर्ट के, इंटरनेशनल ट्रेड में डिमांड बहुत ज्यादा है। बहुत सारी औद्योगिक कंपनियां प्राइवेट भी हैं और जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर। तो आजकल जो प्राइवेट लोग हैं उनको भी जिम्मेदारी दे दी गई है कि आप पोर्ट्स का क्या करिए, निर्माण करिए, पोर्ट्स को मॉडर्नाइज करिए। द कैपेसिटी ऑफ इंडियन पोर्ट इंक्रीज फ्रॉम 20 मिलियन टन ऑफ अ कार्गो हैंडलिंग इन 1951। 1951 में भारत में केवल 20 मिलियन टन कार्गो का ही हैंडलिंग था हमारे वहां, कि 20 मिलियन टन तक के ही कार्गो हमारे पोर्ट्स ला सकते थे, रख सकते थे या फिर यहां से भेज सकते थे, इतनी कैपेसिटी। पर अब वो बढ़ के कितनी हो गई, 837 मिलियन टन। सोच लो कितना अंतर आ गया, कहां 20 मिलियन टन और कहां ये 837 मिलियन। तो ये सारा डेटा तो 2016 का डेटा है, ये डेटा आप जरूर याद रखिएगा, अभी का मत लिख दीजिएगा। डिस्टिंग्विश बिटवीन मेजर पोर्ट और माइनर पोर्ट। देखो मेजर पोर्ट क्या होता है, माइनर पोर्ट क्या होता है। मेजर पोर्ट का मतलब बड़ा पोर्ट, माइनर पोर्ट का मतलब छोटा पोर्ट, इससे ध्यान देना है ना। तो कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट है, अभी मैं आपको बताऊंगा, तो आप उसको, या फिर मैं बताता हूं, आप लिखते जाएंगे क्या? अभी नहीं, थोड़ा अगर नीचे नहीं रहेगा मैप में तो फिर मैं इसको लाकर बता दूंगा। कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं जो
मैप के क्वेश्चन में आएंगे, आप अपने बुक में भी देख लीजिएगा, मैप में 100% आएगा। मैं आपको बता दूंगा, थोड़ा पहले मेजर माइनर को समझ लेते हैं एक बार। मेजर कोड क्या होता है और माइनर कोड क्या होता है, चलिए ध्यान दीजिए इधर। पहले मेजर कोड को देखेंगे, उसके बाद हम किसको देखेंगे, माइनर कोड को। A port which handles traffic of 10 lakh metric ton every year is known as major port. जो लगभग 10 लाख मेट्रिक टन ट्रैफिक को झेले वो क्या कहलाता है, मेजर पोर्ट। These port handled by port trust and the central government. ये पोर्ट ट्रस्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हैंडल होता है। These port have all facilities to handle international. इसके पास इंटरनेशनल ट्रेड को हैंडल करने की सारी फैसिलिटीज होती है। भारत में केवल 12 मेजर पोर्ट हैं, है ना। इट रेगुलेट फॉरेन ट्रेड एट इंटरनेशनल लेवल। ये अंतरराष्ट्रीय लेवल में फॉरेन ट्रेड को रेगुलेट करता है मेजर पोर्ट। माइनर पोर्ट में आ जाते हैं। माइनर पोर्ट में क्या होता है, अ पोर्ट विच हैंडल ट्रैफिक लेस देन 10 लाख, जो 10 लाख से भी कम ट्रैफिक को हैंडल करे वो क्या कहलाएगा, माइनर पोर्ट कहलाएगा। दीज पोर्ट आर मैनेज बाय स्टेट गवर्नमेंट, या स्टेट है आप स्टेट में कीजिएगा, यहाँ पे क्या लिख देंगे, स्टेट गवर्नमेंट। ये स्टेट गवर्नमेंट द्वारा मैनेज होता है। दीज पोर्ट हैंडल द रीजनल एंड कोस्टल ट्रेड ऑफ अ कंट्री। ये रीजनल, ये क्षेत्रीय लेवल में इसका व्यापार होता है। देयर आर 200 माइनर पोर्ट, हमारे वहां लगभग 200 माइनर पोर्ट है। इट मैनेज ट्रेड नेशनल और इंटरनेशनल, ये राष्ट्र में और राज्यों के बीच व्यापार कराता है। जैसे मान लो हम लोग गोवा से पोर्ट के माध्यम से मुंबई सामान ले गए, है ना, हम लोग बंगाल के हल्दिया पोर्ट के माध्यम से विशाखापट्टनम सामान ले गए, तो ये राज्य में व्यापार होता है, राष्ट्र के लेवल में होता है। ये स्टेट गवर्नमेंट द्वारा मैनेज होता है। यहाँ पे स्टेट लिखा हुआ है, इसको आप क्या कर लेंगे, स्टेट कर लेंगे। लाइट चली गई, लाइट आने दीजिए, फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप स्टेट गवर्नमेंट कर लेंगे, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है ना। चलिए इतना रिवाइज करिए, फिर हम आगे, लाइट जैसे ही आएगी हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी रिवाइज करिए। चलिए पीछे एक टॉपिक आया है छोटा सा, वैसे मैं सोचा आप लोगों को बता दूं। एक टॉपिक आया है आपका लगून को लेकर, है ना, कि लगून क्या होता है। और एक टॉपिक आया, इसमें देखना क्लियर आ रहा है कि नहीं। और एक टॉपिक आया है बैक वाटर को लेकर, कि बैक वाटर हम किसे कहें। अच्छा ध्यान से समझो, मान लो ये किसी देश की बाउंड्री है, ये मान लो भारत की क्या है, ये बाउंड्री है। यहाँ पे अगल बगल पूरा समुद्र है, समुद्र का पानी आ रहा है और कोस्टल एरिया में क्या कर रहा है, टकरा रहा है ऐसे। और ये समुद्र का पानी निरंतर, अब मान लीजिए मैं किसी एक एरिया की बात करता हूँ, ये समुद्र का पानी निरंतर इधर टकराते रहेगा। जब टकराएगा तो इस वाले क्षेत्र में सॉइल इरोजन होगा कि नहीं होगा, तो ये वाला जो एरिया है वो थोड़ा सा अपनी जगह से पीछे हट जाएगा, ऐसे पीछे की ओर हट जाएगा। ये वाली मिट्टी क्या होगी, समुद्र में मिल जाएगी। ये वाली मिट्टी समुद्र में मिल गई। अब बताओ, एक देश के कोस्टल एरिया को काट कर इस समुद्र ने ये वाली आकृति ले ली कि नहीं ले ली, और यहाँ अंदर पूरा क्या भर जाएगा, पानी भर जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम पोर्ट का निर्माण कर देंगे तो पोर्ट पे आसानी से यहाँ पे एक हार्बर का नेचुरल प्लेस बन जाएगा। तो ऐसे रीजन को हम क्या बोलते हैं, ऐसे रीजन को हम बोलते हैं क्या, लगून। क्या बोलते हैं, लगून। बैक वाटर हम किसे कहें, अब अगला टॉपिक आपका है कि हम बैक वाटर किसे कहें। बैक वाटर सिंपल सा समझो, मैंने आप लोगों को 11th में पढ़ाया था। जब आप 11th में थे तो ज्योग्राफी में बैक वाटर पढ़ाया था आप लोगों को। जैसे कि मान लीजिए ये कोई टोपोग्राफी है, कोई रिलीफ है, कोई टेरेन है, ये यहाँ पे आपको गड्ढा दिख रहा है, ये वाला रीजन में आपको हल्का सा स्लोप दिखेगा। मान लो कभी पानी आया, और मान लो कभी बाढ़ आई, चाहे बारिश आया, पानी इधर आया और फिर पानी चला गया, इस वाले रीजन में पानी पूरा भर जाएगा, भर जाएगा। इसे हम कहेंगे बैक वाटर। मतलब एक ऐसा वाटर बॉडी जो फ्लो ना करती हो, जो स्थिर रहे, फ्लो ना करती हो, उसको हम क्या कहेंगे, बैक वाटर। तो लगून और बैक वाटर में अंतर आपको समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम आ जाते हैं अब अपने अगले टॉपिक पे, हम जहां पर थे वहां से स्टार्ट करते हैं। तो लगून और बैक वाटर में कंफ्यूज मत होना। लगून का मेनली हम इस्तेमाल, मैक्सिमम हम क्या करते हैं, लगून का इस्तेमाल हम करते हैं जो है यही पोर्ट वगैरह बनाने में, क्योंकि हमको एक इजी एरिया मिल जाता है। कुछ भी देखो एकदम डायमेंशन में एरिया मिल जाएगा, हमको खूब आराम से उसको बना लेंगे।
हमको ज्यादा दिक्कत वहां पे नहीं होती है। तो ये आपने कोची पोर्ट के बारे में पढ़ लिया। कोची को हम कहते हैं क्वीन ऑफ अरेबियन सी, है ना। इसी बंदरगाह पे जब अंग्रेज वगैरह भी आ जाया करते थे अपना व्यापार वगैरह करने, जब उरीन का शासन था तब यहाँ पर, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है और बहुत ही पुराना पोर्ट है ना। तो ये आप बढ़िया देख लीजिएगा। इट कैटर्स टू नीड ऑफ केरला, सदर्न कर्नाटका, साउथ वेस्टर्न तमिलनाडु। और ये एक ऐसा पोर्ट है जो इन सभी क्षेत्रों की नीड्स को पूरा करता है। बाहर से जो भी सामान आते हैं इनके वहां भेज दिए जाते हैं। तो ये भी एक मेजर पोर्ट में, आप जो भी पढ़ रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं, मेजर पोर्ट। माइनर पोर्ट में केवल राज्य और राज्य में व्यापार होगा। जो मेजर पोर्ट होगा उसमें उसके वो इंटरनेशनल व्यापार करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है। तो माइनर और मेजर पोर्ट का कोलकाता पोर्ट, ये भी एक तरह का क्या है, पोर्ट है, ईस्टर्न पोर्ट का है। ईस्ट में, जो ईस्ट में पोर्ट पड़ेगा भारत के ईस्ट में। मैप में देख लीजिए कोलकाता पोर्ट को, यहाँ पे देखिए कोलकाता पोर्ट है, ठीक है ना। हुगली नदी के थोड़ा सा आगे कोलकाता पोर्ट। उड़ीसा में पारादीप करके एक पोर्ट है। तो कोलकाता पोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है, इसके बारे में देखते हैं। कोलकाता पोर्ट इज द सेकंड पोर्ट ऑफ इंडिया, सेकंड बिगेस्ट पोर्ट। पहला बिगेस्ट पोर्ट कौन था, मुंबई। और ये दूसरा बिगेस्ट पोर्ट इंडिया का है, लोकेटेड ऑन हुगली रिवर। हुगली रिवर पे बना हुआ है, लगभग 128 किलोमीटर इनलैंड फ्रॉम बे ऑफ बंगाल। 128 किलोमीटर अंदर की ओर बना हुआ है। कितना बना हुआ है, 128 किलोमीटर अंदर। बे ऑफ बंगाल से 128 किलोमीटर अंदर बना है। बहुत सा अंदर क्यों कैसे बन सकता है, तो भाई नदी में तो बना है ना, नदी का पानी आ जाता है, फिर समुद्र में लोग चले जाते हैं नाव लेकर, बड़ी बड़ी जहाजों को लेकर। Like the Mumbai port, this port was also developed by British. Kolkata had the initial advantage of being the capital of British India. जब अंग्रेजों का शासन था तो कोलकाता क्या था, भारत की राजधानी थी। तो अंग्रेजों ने कोलकाता में पोर्ट बनाया, जैसे मुंबई पोर्ट अंग्रेजों ने बनवाया था। The port has lost its significance considerably on account of diversion of export to the other ports such as Visakhapatnam, Paradip and its satellite port हल्दिया। अब देखो कोलकाता का एक सैटेलाइट पोर्ट है हल्दिया, कोलकाता के पास ही है हल्दिया। सैटेलाइट पोर्ट का मतलब जो हेल्पिंग पोर्ट हो, है ना। ये अपना सिग्निफिकेंस खो बैठा था, क्यों, क्योंकि और भी बड़े बड़े पोर्ट बन चुके थे, जैसे विशाखापट्टनम, है ना, पारादीप जो उड़ीसा में है। कोलकाता पोर्ट इज आल्सो कन्फ्रंटेड विद द प्रॉब्लम ऑफ सिल्ट एक्यूमुलेशन इन द हुगली रिवर व्हिच प्रोवाइड अ लिंक टू द सी। कोलकाता पोर्ट पुनः एक प्रॉब्लम हो जाती है, एक समस्या बार बार झेलने को मिलती है। वो समस्या है क्या, जैसे कि मान लो ये वाला रीजन है और यहाँ से हुगली नदी गंगा में से ही आ रही है ना। तो ये जितना भी सिल्ट लाती है ना, यहाँ पे जमा कर देती है। तो यहाँ पे उसको समस्या होता है। अब नदी बह के आएगी तो अपने साथ सिल्ट लेकर आएगी। सिल्ट नदी किनारों पे मुहाने पे जमा हो जाता है, तो नाव ले आने में दिक्कत होगा, तो बार बार इसके सिल्ट को साफ करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये थोड़ी सी समस्या हमको देखने को कोलकाता पोर्ट में मिलती है। अब इसका हिंटरलैंड क्या क्या होगा, तो यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ये सारे क्या है, हिंटरलैंड है। मैं फिर कह रहा हूं, हिंटरलैंड का मतलब आपको क्लियर होना चाहिए। पोर्ट के अगल बगल के क्षेत्र हिंटरलैंड कहलाते हैं उस पोर्ट के। इट आल्सो एक्सटेंड पोर्ट फैसिलिटीज टू नेबरिंग लैंड लॉक्ड कंट्रीज सच एज नेपाल, भूटान। नेपाल और भूटान भी हमारे इस पोर्ट को अपने यूज में लेते हैं। हमारे भारत सरकार को टैक्स देते होंगे, है ना। तो ये नेबरिंग कंट्री को भी। इट हैज अ हिंटरलैंड ऑफ प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा एंड छोटा नागपुर रीजन रिच इन मिनरल। ये एक ऐसा पोर्ट है जिसके पास बहुत ही अधिक मिनरल वाले भी बेल्ट मिलेंगे, एग्रीकल्चरल बेल्ट भी मिलेंगे। छोटा नागपुर मिनरल वगैरह ज्यादा निकलता झारखंड वगैरह से। उसके बाद आपको हमारे यहाँ गंगा यमुना का दबाव, ब्रह्मपुत्र का दबाव, यहाँ पे खेती बहुत ज्यादा होती है। हल्दिया पोर्ट भी देखिए कोलकाता में ही है। हल्दिया पोर्ट लोकेटेड 105 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम फ्रॉम कोलकाता से थोड़ा नीचे की ओर आओगी तो हल्दिया पोर्ट भी मिलेगा। इट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड टू रिड्यूस कंजेशन एट कोलकाता पोर्ट। कोलकाता पोर्ट पे इतनी भीड़ लग रही थी तो उस भीड़ को हल्का करने के लिए हल्दिया पोर्ट बनाया गया। हल्दिया पोर्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब मैप में जितना पोर्ट बता रहे हैं ऑन मैप आपको याद होना चाहिए। मैप बना लीजिए आप लोग, और याद रहे आप लोगों को ना फालतू चीज नहीं समझाया जा रहा है। मेरी सालों की तपस्या है, कम समय में तुमको समझा रहा हूं, तो जब तक पढ़ रहे हो जितना हो सके मुझसे ले लो, है ना। तो एक एक चीज को जो मैं बोलूँ ये इंपॉर्टेंट है उसको प्लीज आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, वरना नुकसान आपका है, मेरा कोई नुकसान नहीं। मेरा यही नुकसान है कि हाँ आपके बच्चे अच्छा नंबर नहीं लाए तो ठीक है अगले बच्चे लाएंगे, समझ में आ रहा है। तो मोह माया से दूर रहो और चुपचाप बस जितना कह रहे हैं उतना पढ़ते रहो। उसके बाद
It handles bulk cargo like iron ore, coal, petroleum products, फर्टिलाइजर, ये सारी जो चीजें हैं यहाँ पे आती जाती है, यार्न वगैरह, कॉटन वगैरह, कोल, पेट्रोलियम, इसका व्यापार बहुत ही बल्क मात्रा में जो आता है यहाँ पे उतरता वगैरह रहता है। हल्दिया पोर्ट देख लीजिए, कोलकाता पोर्ट थोड़ा सा पीछे है, इसके थोड़ा सा पीछे कोलकाता पोर्ट है, थोड़ा सा आगे आपको हल्दिया पोर्ट दिखेगा। पारादीप पोर्ट उड़ीसा में आपको मिलेगा, पारादीप पोर्ट देखिए यहाँ पे पारादीप, मैप पे ध्यान देना है, कोलकाता नीचे, उसके नीचे हल्दिया, देखिए यहाँ पे ये कोलकाता है, उसके ठीक नीचे हल्दिया है, उड़ीसा में पारादीप है, विशाखापट्टनम आपको यहाँ देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश में, और यहाँ पे जब तमिलनाडु में आ जाएंगे तो आपको चेन्नई या फिर एन्नूर पोर्ट देखने को मिलेगा। ये एन्नूर पोर्ट क्या है, इसको हम कामराजर पोर्ट भी कहते हैं। ये तो चेन्नई पोर्ट के बोझ को हल्का करने के लिए छोटा सा पोर्ट एन्नूर पोर्ट भी बनाया गया, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। ये पीछे के हैं, इधर के इंपॉर्टेंट पोर्ट कौन कौन से है, कांडला, मुंबई, मरमंगाओ पोर्ट है ना, उसके बाद मैंगलुरु पोर्ट, नीचे आपका कोची पोर्ट जो कट गया है नीचे, आप ध्यान दीजिएगा। अब तमिलनाडु में टुटिकोरिन पोर्ट भी आएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है, आगे पढ़ाएंगे। चेन्नई है ना, अब ध्यान दिया, वेस्ट बंगाल में आपको कोलकाता हल्दिया पे ध्यान देना है, उड़ीसा में पारादीप है ना, विशाखापट्टनम आपको आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में एन्नूर और चेन्नई पोर्ट, और नीचे आपको टुटिकोरिन भी देखने को मिलेगा। ये सारे पोर्ट इंपॉर्टेंट है। पारादीप में देखते हैं, उड़ीसा में ये महानदी डेल्टा बना हुआ है, यहाँ पे महानदी के डेल्टा पर ये बना हुआ है, लगभग 100 किलोमीटर इसका कटक है ना, 100 किलोमीटर। इट हैज द डीपेस्ट हार्बर स्पेशली सिचुएटेड, हैंडल वेरी लार्ज, इसका जो हार्बर है ना बहुत ही डीपेस्ट, बहुत गहरा है, बहुत गहराई में इसका हार्बर बहुत बेहतरीन तरीके। अच्छा देखो समुद्र कितनी दूरी पर है ना, समुद्र को देखो अंदर, ये अंदर लाते हुए ऐसे हार्बर बना हुआ है, बहुत ही लंबा चौड़ा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये बना हुआ है। इट इज अ न्यू मेजर पोर्ट, प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर द स्टे ऑफ बिग शिप, बहुत ये नया पोर्ट है, बहुत बड़ी बड़ी जहाजें इस पे आकर रुकती हैं, है ना। इट हैज बीन डेवलप्ड मेनली टू हैंडल लार्ज स्केल एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर का ज्यादा यहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो सके, उसके लिए मेनली इसको बनाया गया था। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये सब इसके क्या है, हिंटरलैंड है। किसके हिंटरलैंड, पारादीप के। एग्जाम में एमसीक्यू में ये भी पूछ सकता है कि फला क्षेत्र किसके हिंटरलैंड है ना, तो वो जो पोर्ट रहेगा उसके अगल बगल आप ध्यान दे लीजिएगा। विशाखापट्टनम पोर्ट जो आंध्र प्रदेश में, ये एक लैंड लॉक्ड पोर्ट है ना, कनेक्टेड टू अ सी चैनल बाय कट थ्रू अ सॉलिड रॉक एंड सैंड। देखो ये जो पोर्ट बना हुआ है ना, चारों ओर से ऐसे घिरा हुआ है जमीन से, समुद्र में जाने का रास्ता नहीं है, बस हाँ यहीं से हल्का सा काट कर एरिया समुद्र में मिला दिया गया है। ये एक लैंड लॉक पोर्ट है। इट इज अ न्यू मेजर पोर्ट ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है हमारे ईस्ट कोस्ट रीजन में। यहाँ पे भी इट हैज द लार्जेस्ट शिपयार्ड ऑफ इंडिया, यहाँ पे भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड है। भारत की जितनी ना आर्मी वाली जहाज है, भारत जो सबसे बड़ी बड़ी, जैसे INS विक्रांत जो आर्मी की बहुत बड़ी मारक क्षमता वाली जहाज है पानी की, वो सब यहाँ पर आती हैं और यहीं पे उनको बनाया, पनडुब्बी वगैरह जो इंडियन आर्मी की जो सबमरीन होती है उसका मेंटेनेंस, इंडियन आर्मी के जो बड़े बड़े शिप होते हैं उनका मेंटेनेंस, उनको बनाना वगैरह विशाखापट्टनम पोर्ट पे होता है। नोट कर लीजिएगा, कंपटीशन के बेस पे इंपॉर्टेंट है। आप UPSC या UPPSC, UPPCS वगैरह का एग्जाम देंगे तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। An outer harbor has been developed for handling iron और petroleum and general, इसके लिए एक हार्बर बनाया गया है थोड़ा सा दूर के क्षेत्र में, ताकि वो पेट्रोलियम, आयरन ओर वगैरह ये सब भी देख सके। बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से बनाया गया है। कमर्शियल यूज का अलग इसका बना हुआ है और आर्मी वगैरह के लिए इनका एक अलग क्षेत्र दिया हुआ है। सब हो रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। चेन्नई पोर्ट पे हम आ जाते हैं। चेन्नई पोर्ट भी जो हमारा सबसे पुराना पोर्ट है आपका ईस्टर्न कोस्ट में, है ना, इसके पास एक आर्टिफिशियल हार्बर इसमें बनाया गया 1859 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट अंडरलाइन, इट इज मच सुटेबल फॉर लार्ज शिप बिकॉज ऑफ द शैलो वाटर नियर द कोस्ट। ये एक लार्ज शिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है चेन्नई पोर्ट। क्यों? क्योंकि ये समुद्र में की ओर, जब इस पोर्ट से समुद्र की ओर बढ़ोगे तो काफी बेहतरीन तरीका से आप समुद्र में एंट्री ले सकते हैं, मतलब कोई दिक्कत नहीं आती है इस पोर्ट में, चेन्नई पोर्ट में। तमिलनाडु एंड पुडुचेरी आर इन द हिंटरलैंड, इसके हिंटरलैंड क्या क्या हो जाएंगे, तो तमिलनाडु हो जाएगा और पुडुचेरी हो जाएगा। एन्नूर पोर्ट के मैं आपको तभी बताया कि तमिलनाडु में ये भी बना हुआ है। चेन्नई पोर्ट से लगभग क्या नाम है, लगभग 25 किलोमीटर नॉर्थ में चेन्नई का जो पोर्ट है 25 किलोमीटर नॉर्थ, यानी ऊपर की ओर। चेन्नई पोर्ट हो गया ये, मान लो चेन्नई पोर्ट है, नॉर्थ ऊपर आएगा तो 25 किलोमीटर ऊपर की ओर बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? चेन्नई पोर्ट का प्रेशर कम करने के लिए। प्रेशर कम करने, कोई दबाव नहीं दे रहा है वहां, मतलब उसका कुछ सामान वहां भी जा सके, है ना।
अब देख लीजिए यहाँ पे सभी पोर्ट को बहुत ध्यान से देख लीजिए। लास्ट में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे तमिलनाडु में एक टूटीकोरिन पोर्ट है ना, जिसको हम वीओ चिदम्बरनार पोर्ट भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। वीओ चिदम्बरनार पोर्ट भी इसको हम कहते हैं। टूटीकोरिन पोर्ट वाज डेवलप्ड टू रिलीव प्रेशर, ये भी चेन्नई पोर्ट के प्रेशर को कम करने के लिए बनाया गया था। इट डील विद अ वैरायटी ऑफ कार्गो इंक्लूडिंग साल्ट, फूड ग्रेन, एडिबल ऑयल, शुगर, केमिकल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट। इन सभी प्रोडक्ट्स वगैरह को डील करने के लिए वैरायटी ऑफ कार्गोस में इनको भर के भेजा जा सके या मंगाया जा सके, उनके लिए इसका निर्माण हुआ। विशाखापट्टनम मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट, मुंबई पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट, कोची पोर्ट और ऊपर कलकत्ता पोर्ट, एकदम ध्यान रहे। ये भी टूटीकोरिन भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट आपको दिखेगा। तो ये सारे जो बेटा पोर्ट्स हैं ये सब। अब यहीं पे आपका चैप्टर खत्म हो गया है। आपके मतलब 2024-25 का सिलेबस इतना ही है। कुछ पोर्ट्स के बारे में पढ़ने और व्यापार कैसे बढ़ा इसके बारे में पढ़ने हैं। अब थोड़ा सा आगे क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। व्हाई हैज द वेस्ट कोस्ट मोर सी पोर्ट देन ईस्ट कोस्ट? वेस्ट कोस्ट के ये वाला जो सी पोर्ट है ईस्ट वाले से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? पहली बात तो यूरोप के एकदम नजदीक है, यहाँ से यूरोप आसानी से जा सकते हैं। जब अंग्रेज भारत से यहाँ पे आए तो यहीं पे मतलब सबसे पहले वेस्ट में ही आए थे। देखिए स्वेज कैनाल वगैरह जो यूरोप में जाने का एक आसान माध्यम है, वो भी आपको इस रास्ते से पड़ेगा। तो वही सारा आप आंसर यहाँ पे दे देंगे। जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ इंडेंटेड कोस्टलाइन, यहाँ पे इंडेंटेड कोस्टलाइन है, मतलब फ्रिक्शन होता रहता है ताकि जहाजें आराम से आ जा सके, लहरों का असर ज्यादा जहाजों पर न पड़े। इन थोड़ा दांतदार है, मतलब अंदर से पथरीले टाइप के हैं कि जहाज जब खड़ी होती है तो बहुत ज्यादा समुद्र का प्रेशर इसके ऊपर पड़ता भी है, तो वो बैलेंस रहता है जहाज। डेप्थ ऑफ सी वाटर रिलेटिवली मोर नियर कोस्ट है ना, समुद्र का जो गहराई है कोस्ट के नजदीक वो भी ठीक ठाक है कि जहाज वहां पर खड़ी हो सके। अर्ली यूरोपियन जो है और अरब जो है सबसे पहले इसी कोस्ट की ओर आए थे, वेस्ट की ओर है। ये वेस्ट वाला कोस्ट है, ये सारा ईस्ट वाला आपका पोर्ट है। ब्रिटिश भी जब अपने वहां आए थे तो सबसे यूरोप से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए वेस्टर्न कोस्ट का इस्तेमाल किए थे। स्वेज कैनाल वगैरह हमारे साइड खुला हुआ है, मतलब इधर से अच्छा बताओ, स्वेज तुमको यूरोप जाना है, इधर से निकलोगे पूरा ऐसे चक्कर लगा के जाओगे स्वेज कैनाल, ये अपना यहीं से निकल जाओगे स्वेज कैनाल, ये नजदीक रहेगा। तो नजदीक एरिया लोग जाते ढूंढते हैं। तो आप देखो क्या है ना कि जरूरी नहीं है कि जो मैं बता रहा हूं वही सही है। आप वही लिखोगे तब अभी नंबर मिलेगा। आप अगर इसके बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं तो आप भी लिख सकते हैं, है ना, तो उसमें कोई इशू नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट बताना, ये छोटा सा पॉइंट होगा। तो ये एयर ट्रांसपोर्ट वाला मैंने जब आपको पढ़ाया था ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, तो मैंने एयर ट्रांसपोर्ट को खूब अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि एयर ट्रांसपोर्ट से जैसे हम नॉन पेरिशेबल चीजें ज्यादा आराम से ले आ सकते हैं, बहुत ही कम समय में लंबी दूरी तक जा सकते हैं। डेजर्ट वाला एरिया, ओशियानिक स्टेज है ना, हाई माउंटेनियस एरिया को भी हम जल्दी से ट्रेवल कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें इसकी फायदे होती है एयर ट्रांसपोर्ट की, इसको मैं बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं। तो ले दे बेटा आपका चैप्टर। अब जैसे मान लो एयर ट्रांसपोर्ट इसेंशियल इन प्रोवाइडिंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ वेल्थ। कई सारे गुड्स ऐसे होते हैं जो जहाज के माध्यम से अगर ले जाओगे पानी के तो टूट सकता है, फूट सकता है, काफी हल्का होता है, बहुत कम समय में लंबी दूरी तक सामान पहुंचाना होता है, तो एयर ट्रांसपोर्ट का यूज कर लो। हल्के सामान को एयर ट्रांसपोर्ट, आजकल तो ऐसी बड़ी बड़ी जहाजें आ गई हैं जो भारी भारी सामान भी ले जा रही है ना। तो ये इसका महत्व है, पीछे क्लास में मैंने पढ़ा दिया आपको। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर इसका क्या है, कभी कोई डिजास्टर आता है, कोई नेचुरल कैलेमिटीज आती है, जैसे मान लो बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, तो एयर ट्रांसपोर्ट के माध्यम से लोगों को बचाया जा सकता है, हेलीकॉप्टर वगैरह के माध्यम से। तो ये सारी चीजें आप रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा सकता है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन एक अच्छा शब्द आपके पास है ना, RESCUE, रेस्क्यू ऑपरेशन, ध्यान दीजिएगा। तो बस अब कुछ हमको देख लेना 5 मेजर आइटम, जो अरेंज द आइटम इन असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर टू राइट द नेम ऑफ द फर्स्ट 5 मेजर आइटम्स जो 2016 इंडिया इंपोर्ट करता है सबसे ज्यादा 2016-17 में। सबसे ज्यादा भारत फर्टिलाइजर और फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग इंपोर्ट करता है। उसके बाद एडिबल ऑयल। कोई 5 एग्जांपल बेटा आप याद कर लीजिएगा लाइन से, ये इंपॉर्टेंट है। आपको 5 एग्जांपल लाइन से याद करना है, भले आप 8वां याद कर रहे हो तो इसका आपको क्रम मालूम होना चाहिए। जैसे 9 आप तो याद ही कर लीजिएगा, मान लो 6 पूछ दे, 5 पूछ दे एग्जाम में, तो ऐसे आप याद कर लीजिएगा। कुछ कमोडिटीज यहाँ पर है, यहाँ पर तो आप देख लीजिए। अब इन 9 देखो, ये 9 दिया हुआ है, ये आपको 9 दिया हुआ है। इन 9 में से भारत कौन ज्यादा आपको करता है, तो आपको लाइन से 5 दिया। सबसे ज्यादा पेट्रोलियम लुब्रिकेंट,
नॉन फेरस मेटल, पीएल, प्रेशियस, सेमी प्रेशियस, केमिकल प्रोडक्ट और सबसे कम एडिबल ऑयल। तो ये आपको देख लेना है। तो बस आपका चैप्टर, अच्छा ये देखो बहुत आसान है ये। ट्रेड बिटवीन टू कंट्री क्या कहलाता है? इंटरनेशनल ट्रेड। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंड लॉक हार्बर, अभी बताया हूँ विशाखापट्टनम वाला लैंड लॉक हार्बर है ना। मोस्ट ऑफ द इंडियन फॉरेन ट्रेड कैरी थ्रू सी एंड एयर। तो बहुत ही इजी आ जाएगा। तो आपका बेटा चैप्टर ये खत्म होता है ना। खूब बढ़िया से पढ़िएगा, ना समझ में आए तो आप वीडियो को बार बार देखिएगा बैक करके और खूब ढंग से इसको तैयार कर लीजिए। जितना मैं बोल दूं कि ये इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है, उसको कम से कम 3-4 बार प्रैक्टिस करो और जितना हो सके लिखने का प्रैक्टिस करो। आंसर राइटिंग पे आप ज्यादा काम करिए। आप जितना काम आंसर राइटिंग पे करेंगे उतना ही फायदा आपका है। और कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप क्लास में ऐसे भूत बनकर बैठो मत, आप डायरेक्ट क्वेश्चन करो मुझसे। कोई भी सवाल मन में हो सीधे पूछ लो, उसका आंसर आपको मिलेगा, है ना, डेफिनेटली आपको मिलेगा। आप हमसे आंसर ले लोगे तो ज्यादा संतुष्ट रहोगे। समझ में आ रहा है? क्योंकि हम फेस टू फेस एक दूसरे से आर्गुमेंट कर सकते हैं। तो बढ़िया से पढ़ो। अगले चैप्टर को कल स्टार्ट करते हैं और इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो एकदम निसंदेह आकर आप पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। पहले हम किसके बारे में देखते हैं, थोड़ा सा हम लोग देखते हैं यहाँ पे कांडला पोर्ट के बारे में। कांडला पोर्ट सिचुएटेड एट हेड ऑफ गल्फ ऑफ कच्छ। गल्फ ऑफ कच्छ में है कांडला पोर्ट। यहाँ पर ये वाला एरिया गल्फ ऑफ कच्छ कहलाता है। आप देख लीजिए मैप में, लोकेशन याद रखिएगा कांडला पोर्ट का, इंपॉर्टेंट पोर्ट है, याद रखना है आपको। इट इज लोकेटेड ऑन द स्वेज कैनाल। जो रास्ता स्वेज कैनाल की ओर जाता है रेड सी की ओर से, उस साइड में ये लोकेटेड है। इट इज अ टाइडल पोर्ट एंड हैज बीन डेवलप्ड टू टेक द प्लेस ऑफ कराची। पहले जो हमारा कराची पोर्ट था उसकी जगह पे उसके सब्स्टिट्यूट के रूप में इसको बनाया गया पार्टीशन के बाद। इट इज अ नेचुरल एंड सेफ हार्बर डेवलप्ड एज अ मेजर पोर्ट टू कैटर द नीड ऑफ वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री एंड आल्सो रिड्यूस द प्रेशर एट मुंबई पोर्ट। कांडला पोर्ट के आगे मुंबई में मुंबई पोर्ट है। मुंबई पोर्ट का प्रेशर कम हो गया इसके बनने से। और ये बना क्यों? वेस्टर्न से सारा सामान हमारे वहां आ सके और हमारा सामान वेस्टर्न कंट्रीज में जा सके, ठीक है ना। याद रखिएगा ये भी एक मेजर पोर्ट का एग्जांपल है। जो भी इंटरनेशनल व्यापार होगा वो मेजर पोर्ट होगा, ध्यान देना। वैसे ही द पोर्ट इज स्पेशली डिजाइन टू रिसीव लार्ज क्वांटिटीज ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड फर्टिलाइजर। ये पोर्ट बनाया गया था पेट्रोलियम को लाने के लिए और बहुत ही अधिक मात्रा में पेट्रोलियम से रिलेटेड कोई भी चीज, जैसे ईरान, इराक, सीरिया वगैरह से, सऊदी अरब, यमन से, इन सभी देशों से पेट्रोलियम वगैरह बनाने के लिए मेनली इसका इस्तेमाल किया जाता है। द ऑफशोर टर्मिनल एट वादिनर हैज बीन डेवलप्ड टू रिड्यूस प्रेशर एट द कांडला पोर्ट। वादिनर का एक वादिनर नाम का छोटा सा पोर्ट बनाया गया, ऑफशोर टर्मिनल बनाया गया ताकि इस पोर्ट के ऊपर प्रेशर कम हो सके, है ना। थोड़ी सी दूरी पे एक छोटा सा पोर्ट बनाया गया है। आप लोग पढ़े होंगे पोर्ट कितने प्रकार के होते हैं, उसमें मैंने आपको बताया था। फिर एक पोर्ट आता है मुंबई पोर्ट। अब हम जितने भी पोर्ट है मेजर पोर्ट उनके बारे में पढ़ेंगे। मुंबई पोर्ट आप मैप में देख लीजिए कहाँ पे, मुंबई में है। मुंबई पोर्ट लोकेशन याद होना चाहिए। ये भी एक नेचुरल हार्बर पोर्ट है ना। भारत का सबसे बड़ा पोर्ट है ये, जो मेनलैंड को कनेक्ट करता है। मुंबई डेवलप एज अ फोर्ट फॉर हिस्टोरियल रीजन। द ब्रिटिश कॉलोनियल इंटरेस्ट वर मेजर फोर्सेस फॉर इट डेवलपमेंट। जब हमारी देश कॉलोनी बनी तब इस पोर्ट का निर्माण बहुत ही तेजी से, बहुत ही अधिक मात्रा से में हुआ। क्यों? क्योंकि सभी सामानों का एक्सप्लॉयटेशन यहाँ से हो सके। इट इज द ओनली नेचुरल डेवलप्ड हार्बर, वाटर हार्बर ऑफ इंडिया। इट इज अ 20 किलोमीटर लॉन्ग एंड 6 to 10 किलोमीटर वाइड पोर्ट। ये 20 किलोमीटर लंबा और 6 से 10 किलोमीटर चौड़ा पोर्ट है। इट इज कनेक्टेड विद यूरोप थ्रू स्वेज कैनाल। स्वेज कैनाल के रास्ते ये भी यूरोप से जुड़ा हुआ है। देख लीजिए मुंबई पोर्ट यहाँ पर है, लोकेशन आप ध्यान देंगे मुंबई पोर्ट का, है ना। ठीक बॉर्डर पे ये बना हुआ है। It has rich productivity of hinterland of black cotton soil region. It is a spacious and safe port with a natural facilities for big ship. यहाँ का जो हिंटरलैंड से हमेशा याद रखिएगा, पोर्ट के पीछे का एरिया कैसा है, ब्लैक सॉइल के लिए बहुत ही मशहूर है। कॉटन वगैरह का प्रोडक्शन ज्यादा होता है और बहुत हैवी मात्रा में बहुत हैवी शिप यहाँ पर लगती है ना। इट हैज 54 डॉक्स एंड मेनी वेयर हाउस। इट इज आल्सो नोन एज गेटवे ऑफ इंडिया। इट इज इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल टाउन ऑफ इंडिया। इसको गेटवे ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मेजर जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होते हैं यहीं से एक्सपोर्ट इंपोर्ट किए जाते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक पीछे आप क्लास को बैक करके देख लीजिएगा।
54 डॉक बने हुए, डॉक मतलब कहाँ कहाँ जहाजें खड़ी होंगी, और कई सारे वेयर हाउस बने हुए हैं जहाँ पे सामान वगैरह लोड होता है, मतलब रखा जाता है, स्टोर किया जाता है। एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी एंड पार्ट ऑफ राजस्थान कॉन्स्टिट्यूट द मेन हिंटरलैंड ऑफ द मुंबई पोर्ट। अब इस मुंबई पोर्ट का हिंटरलैंड क्या क्या है? महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, यूपी के कुछ पार्ट है ना, कुछ पार्ट राजस्थान के, सब क्या है इसके हिंटरलैंड। हिंटरलैंड का मतलब समझ रहे हैं ना, अगल बगल का क्षेत्र, पोर्ट के ठीक पीछे का क्षेत्र। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट बेटा, एकदम इसको याद रखना है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट आप देख लीजिए मैप पर, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है, ये भी मेजर पोर्ट में आता है ना। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट एट नेवा सेवा was developed as a satellite port to relieve the pressure at the Mumbai port. It is the container port of India. ये देखो, ये मुंबई पोर्ट का प्रेशर कम करने के लिए बनाया गया था। सैटेलाइट पोर्ट, एक तरह का सैटेलाइट से इसके क्या किया जाता है, सैटेलाइट पोर्ट का मतलब किसी पोर्ट्स का प्रेशर कम करने के लिए। जिस पोर्ट का, जैसे मान लो मैं आपको हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, तो बहुत ज्यादा सिलेबस है मेरे पास, तो मेरा प्रेशर कम करने के लिए किसी और सर को रख दिया गया कि सर नहीं आएंगे, चाहे थके रहेंगे तो वो सर पढ़ा लेंगे, है ना। तो एक तरह का हेल्पिंग पोर्ट आप इसको कह सकते हैं। मैप पे देख लीजिएगा, मरमगांव पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है, गोवा का ये, है ना। मरमगांव पोर्ट गोवा में है, मैप पे देख लीजिए मरमगांव पोर्ट का है, गोवा के ठीक कॉर्नर पे है, ऊपर नॉर्थ वेस्टर्न में देखिए, नॉर्थ वेस्ट में देखिएगा गोवा के, ये आपको ऊपर दिखेगा, सॉरी वेस्ट नॉर्थ में या फिर नॉर्थ वेस्ट में आपको दिखेगा। It is situated at the entrance of Jowri Estuary, is a natural harbor in Goa. It is gained significance after its remodeling in 1961 to handle iron ore export to Japan. यहाँ से 1961 में यहाँ से अधिक मात्रा में आयरन और जापान वगैरह में यहाँ पे एक्सपोर्ट हो रहा था, और इसीलिए इसका सिग्निफिकेंस भी काफी बढ़ गया। कंस्ट्रक्शन ऑफ कोंकण रेलवे हैज एक्सटेंडेड द हिंटरलैंड ऑफ दिस पोर्ट, कर्नाटक, गोवा, सदर्न महाराष्ट्र कंस्टिट्यूट द हिंटरलैंड। जब कोंकण रेलवे की स्थापना, कोंकण रेलवे मैंने आपको बताया था, रेलवे जब पढ़ा रहा था, यहाँ से ट्रेन निकलती पूरा ऐसे ऐसे कोस्ट लाइन होते हुए जाती है। जब से उसका निर्माण हुआ तब से इस मरमंगाओ पोर्ट का भी इंपॉर्टेंट काफी बढ़ गया। अब हम देखते हैं न्यू मरमंगाओ पोर्ट। न्यू मरमंगाओ पोर्ट आपका केरला में है ना, सॉरी न्यू मैंगलोर पोर्ट है ना, केरला में है ये। न्यू मैंगलोर पोर्ट लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ कर्नाटक, सॉरी केरला कह रहे हैं, कर्नाटका में है, स्टेट ऑफ कर्नाटका, एंड कैटर्स टू द नीड ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ आयरन और आयरन कंसंट्रेट, आयरन ओर वगैरह के लिए, इस एक्सपोर्ट के लिए काफी इंपॉर्टेंस इसका रखता है ना। यहाँ से फर्टिलाइजर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, एडिबल ऑयल, कॉफी, ग्रेनाइट, ये सारी चीजें भी यहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जाती है। ये कर्नाटक किसमें आ जाएगा, इस कर्नाटक इज द, जो कर्नाटक का एरिया है वो इस पोर्ट का क्या है, हिंटरलैंड है। तो हिंटरलैंड ध्यान देना, पूछ देगा एग्जाम में हिंटरलैंड, हिंटर मतलब ठीक पीछे का एरिया है ना, इसका आप ध्यान देंगे। कोची पोर्ट है ना, कोची पोर्ट आप देख लीजिए, यहाँ पर केरला में आपको कोची पोर्ट दिखेगा। कोची पोर्ट सिचुएटेड एट द हेड ऑफ वेम्बानड कायल, अंडरलाइन किया, वेम्बानड कायल, पॉपुलरली नोन एज क्वीन ऑफ द अरेबियन सी नेचुरल हार्बर। इसको क्वीन ऑफ द अरेबियन सी भी कहा जाता है। इट लाइज इन द मालाबार कोस्ट इन केरला। इट हैज द लार्ज सेंटर्ड बैक वाटर फॉर्म बाय लगून। यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा, यहाँ का जो हार्बर है वो बैक वाटर पे बना हुआ। बैक वाटर का मतलब रुका हुआ पानी, और लगून का मतलब जब समुद्र जो है कोस्टल एरिया को ऐसे छेद देती है तो अंदर जो रास्ता बन जाता है उसको हम लगून कहते हैं। ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो बैक वाटर में बना हुआ पोर्ट है। इसका एडवांटेज क्या है कि स्वेज कोलंबियो रूट पे ये बना हुआ है ना। इट कैटर द नीड द केरला, सदर्न कर्नाटका एंड साउथ वेस्टर्न तमिलनाडु। ये सारा इसका क्या है, हिंटरलैंड है। अब हम देखें, अभी तो हमने क्या पढ़ा, वेस्ट में हमारे जितने पोर्ट थे। अब हम आगे पढ़ेंगे अपने ईस्ट वाले पोर्ट को। तब तक आप वेस्ट वाले पोर्ट का रिवीजन जल्दी से कर लीजिए। जल्दी जल्दी आप जितने भी वेस्टर्न पोर्ट आपको पढ़ा है उसका रिवीजन जल्दी जल्दी आप करिए।